हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा सेंटर ऑफ मास जो हम यूनिट पढ़ते हैं क्लास 11th में, उसमें जब हम सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन पढ़ लेते हैं और सेंटर ऑफ मास का काइनेमेटिक्स हम पढ़ लेते हैं, एंड देन हमारे पास थर्ड टॉपिक आता है लीनियर मोमेंटम के बारे में। अगर हम इस टॉपिक को सेंटर ऑफ मास यूनिट में पढ़ते हैं, हालांकि आपको ब्रीफ आइडिया मिल जाता है जब आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, तो भी थोड़ा ब्रीफ आइडिया मिल जाता है, लेकिन जब हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं इसको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को, तो ज़्यादा ये हमें समझ में भी आता है और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें आती है। तो इस टॉपिक को हमें सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट की मदद से समझना होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन ये कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, ये कहाँ से आया, और इसके कुछ इलस्ट्रेशन देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो हमें मदद करेंगे इस कॉन्सेप्ट को बेहतर समझने में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप मेरे साथ ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा और साथ में कुछ चीज़ें जो आपको लगे वो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उससे पहले आपको जैसे कि मैंने बोला न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में एक छोटा सा एक टॉपिक आता है, वहाँ पे आप जानते हैं कि मोमेंटम क्या चीज़ होती है। तो मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पी से, पी वेक्टर जो मोमेंटम होता है, कोई भी पार्टिकल है या कोई भी बॉडी है मास m की जो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका मोमेंटम होता है m v वेक्टर। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कोई भी सिस्टम है, ठीक है, उस पर अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, कोई भी नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है, नॉट एक्सटर्नल, नेट फोर्स जो लग रहा है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मैं यहाँ जो एक्सेलरेशन ले रहा हूँ वो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ले रहा हूँ। ठीक है, एक सिस्टम है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, सबका मास है m1 m2 m3, सिमिलरली सबकी वेलोसिटीज़ हैं v1 v2 v3, ठीक है, और सभी के अपने एक्सेलरेशन है a1 a2 a3, जैसे हम लोग चैप्टर की शुरुआत में पढ़ते हैं। तो किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर जो नेट फोर्स है वो उसका मास और उसके सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के बराबर होता है, उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, अब हमने जैसे बात की सिस्टम की और सिस्टम पे लग रहा नेट फोर्स, तो ये जो नेट फोर्स है ये हम इसको कह सकते हैं कि जो नेट फोर्स है ये दो फोर्सेस से मिला है, एक तो इंटरनल फोर्सेस है और कुछ क्या होते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस लगते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए, जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ, ठीक है, तो मैं इस वक्त अर्थ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मेरा मास सपोज स्मॉल m है, तो mg फोर्स से ये जो प्लैनेट अर्थ है वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। सिमिलरली क्योंकि हर एक्शन का अपना एक रिएक्शन फोर्स भी आएगा, तो प्लैनेट अर्थ अगर मुझे mg फोर्स से अपनी ओर खींच रहा है, तो मेरी बॉडी भी जो है वो प्लैनेट को अपनी ओर खींच रही होगी, है ना। जैसे कि एक्शन रिएक्शन पे हम लोग देखते हैं कि यह कोई पर्सन है, ठीक है, और ये प्लैनेट अर्थ हो गया, ठीक है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ वो कितना लग रहा है, स्मॉल mg लग रहा है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ अर्थ है, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लगता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आपने देखा होगा। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि ये जो पर्सन है ये भी अर्थ को किससे फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये जो भी फोर्स अट्रैक्ट करेगा, जैसे mg फोर्स है तो इतना ही फोर्स यहाँ पे भी लग रहा होगा, जो कि इस पर्सन को अगर mg फोर्स नीचे लगा है तो अर्थ के सेंटर से मैं भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये एक्शन रिएक्शन पे है। बहुत लोगों को लगता है कि जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, अगर कोई पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है तो जो नॉर्मल फोर्स लगता है ना वो ऊपर, ये इस mg का रिएक्शन है, ये इस mg का रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, ये तो कॉन्टैक्ट फोर्सेज है नॉर्मल। कुछ कॉन्टैक्ट फोर्स जो इस पर्सन, जो अर्थ ने इस पर्सन पे लगाया, ये पर्सन भी अर्थ पे लगाएगा। ठीक है, तो ये तो कॉन्टैक्ट फोर्सेज होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं जितने भी आपके इंटरनल फोर्सेज हैं वो क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। अगर आपको इस एग्जांपल से उतना क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ कि सपोज़ आपने इतना तो पढ़ा ही होगा कि एक प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, आप समझ लीजिए कोई सिस्टम है उसमें दो चार्जेस हैं, ठीक है, और एक ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये किसी एक लाइन पे रखे हुए। अब आपको पता है जो प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है दोनों में अट्रैक्शन फोर्स होगा। ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा तो F1 फोर्स लगेगा
और सिमिलरली ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा तो इधर F2 फोर्स लगाएगा, ठीक है। टोटल मैं बोलूँ कि टोटल फोर्सेस कितना होंगे, टोटल इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल फोर्स समझ लीजिए क्यों, क्योंकि मैंने इतने को सिस्टम माना हुआ। तो सिस्टम के अंदर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं अंदर ही अंदर आपस में, वो क्या हो रहे हैं, F1 आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया तो F1 वेक्टर है क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है, ठीक है, प्लस माइनस ऑफ F2 क्यों, क्योंकि आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो ये वाला नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ F2। तो यानी हम कह सकते हैं जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो क्या होंगे, अगर क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम होता है और ये जब आप आगे इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ेंगे डिस्टेंस सेम है और दोनों का चार्ज भी सेम है, तो F1 और F2 जो होंगे इक्वल होंगे तो क्या हो जाएंगे, ज़ीरो, ठीक है। तो आप याद रखिए कि जो भी इंटरनल फोर्सेस होते हैं उनका जो वेक्टर समेशन होता है वो क्या आता है, ज़ीरो। मैंने यहाँ पे लिखा जो नेट फोर्सेस हैं वो दो हिस्सों में, इंटरनल फोर्सेस में भी हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस मिला के, दोनों को मिला के। तो अब आपका ये वाला कंपोनेंट तो ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जो F एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है, वो कितना हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए, तो ठीक है, यहाँ तक तो सही है, हम लोग सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने बोला कि सपोज ये इसी सिस्टम की बात करें, अगर मैं बाहर कोई प्लस क्यू चार्ज रख देता या कोई भी चार्ज बॉडी रख देता, अब जो इस चार्ज पर फोर्स लगता है या इस चार्ज पे जो फोर्स लगता है इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स। तो आप एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस में डिफरेंस आपको क्लियर होगा। सपोज ऐसा नहीं है, कोई एक्सटर्नल चार्ज यहाँ नहीं रखा, ठीक है, तो इस सिस्टम के लिए हम क्या कहेंगे, इस पर एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो है, इंटरनल फोर्स भी जीरो है, ठीक है। तो एक्सटर्नल मेन इंटरनल फोर्स का समेशन तो जीरो हो ही जा रहा है हर बार, किसी भी सिस्टम में इंटरनल फोर्सेस का समेशन तो जीरो हो गई, एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो है। तो आप ये बताइए अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ठीक है, तो ये नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ज़ीरो, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इन दैट केस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ज़ीरो। इसका मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगी, ज़ीरो नहीं, कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो डी वी बाई डी टी होता है, डी वी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो मैं अगर इसमें सिस्टम के मास का मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं कह सकता हूँ कि ये m इंटू वी सी एम, जो कि क्या है, मोमेंटम है मेरा, p वेक्टर, ये क्या होगा, कांस्टेंट कह लूँ या मैं कह लूँ कंजर्व। ये क्या है, कंजर्व का मतलब ये है कि ना घटेगा ना बढ़ेगा। ऐसे हम कह सकते हैं किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल में अगर उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो उसका मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। यही हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब ये तो ही थ्योरी की बात, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम ये भी देख लेते हैं, ये जो इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बात की, इस पर कुछ अगर स्टेटमेंट आते हैं, कोई भी इंटरनल फोर्सेस अगर हैं, क्या वो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास बीच में कहीं होगा, ठीक है, क्या इसके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसकी इस सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं, नहीं। अगर ये v1 वेलोसिटी से यहाँ आता है, ये v2 वेलोसिटी से आता है, तो इंटरनल फोर्सेस इस प्लस क्यू चार्ज की और इस माइनस क्यू चार्ज की इंडिविजुअल वेलोसिटी को तो अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2 अपॉन टोटल। यानी कि जो हमारे पास v1 वेलोसिटी है या v2 वेलोसिटी है, क्योंकि एक तो इधर इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सेंटर ऑफ मास की ना तो ये वेलोसिटी को अफेक्ट करेंगे, आप सिंपल याद रखिए, ना तो इसके सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को अफेक्ट करेंगे, ना इसकी पोजीशन को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर क्या चेंज कर सकते हैं, जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं इनके मोमेंटम को, इनकी वेलोसिटी को, इनके एक्सेलरेशन को चेंज कर सकते हैं। क्या इंटरनल फोर्सेस काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर ही रहे हैं, ये v1 वेलोसिटी से आ रहा है, ये v2, पहले दोनों की वेलोसिटी जीरो थी, ठीक है, रेस्ट पे थे। अब क्या हुआ, ये v1 वेलोसिटी से आ रहा है, v2 वेलोसिटी से आ रहा है, तो टोटल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगी, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, वो चेंज हो, ठीक है। लेकिन बाकी क्यों नहीं होंगे, क्योंकि v1 वेलोसिटी इधर है, v2 वेलोसिटी इधर है। अगर आप कहेंगे कि जो टोटल मोमेंटम है सेंटर ऑफ मास का, या देखें m1 v1 माइनस m2 v2 हो जाएगा, अगर दोनों का मास m1 है या m2 है या सेम मास के बने लिए, तो क्योंकि और अगर v1 और वेलोसिटी v1 v2 वेलोसिटी सेम होगी तो ये टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा,
मैं सेंटर ऑफ मास के मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। आप क्या इतना बस सिंपल आप याद रखिए कि जो इंटरनल फोर्सेस है वो सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी है, उसमें चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। बाकी वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, का जो पोजीशन है, एक्सीलरेशन है, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। खैर ये आपको मेन ये पॉइंट याद रखना है कि कैसे मोमेंटम कंजर्व होगा। ये तो कुछ छोटी छोटी बातें इंटरनल फोर्सेस के ऊपर थी। अब हम लोग वॉइस क्लियर है आई थिंक। ठीक है, हेलो, चलो ठीक है। अब हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे और ये टॉपिक की हेडिंग में डालेंगे, रिकॉइल ऑफ गन एंड मजल वेलोसिटी। मजल वेलोसिटी हमें क्या जानना है, रिकॉइल ऑफ गन एंड मजल वेलोसिटी, ठीक है। ये मजल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, मजल का मतलब होता है जो गन की नली है, नोज़ल है, जहाँ से आपकी बुलेट फायर हो रही है, ठीक है। तो पहले तो हम जानते हैं रिकॉइल ऑफ गन एंड मजल वेलोसिटी क्या है। आप जानते हैं कि गन के या गन हो या कोई भी हो, एक्सप्लोजन का प्रिंसिपल क्या होता है, या जैसे कि गन होती है हमारी, ठीक है। तो इसमें हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के को अप्लाई करेंगे इस एग्जांपल में। जब किसी गन से बुलेट को फायर किया जाता है, तो मैं गन ड्रॉ करता हूँ पहले तो, ठीक है। तो गन में क्या होता है, आपको पता है कि बुलेट के पीछे बारूद होते हैं, जिसको पाउडर कहते हैं, ठीक है। वो जब ट्रिगर दबाते हैं तो फायर होती है। फायर होने के बाद उसमें एक्सप्लोजन होता है। उस एक्सप्लोजन की फोर्स से वो बुलेट बाहर निकलती है, ठीक है। ये मैं गन को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इसका नोज़ल मैंने बना रहा हूँ, ठीक है। ये नोज़ल है और यहाँ से बुलेट फायर हो रही है। तो उसके अंदर क्या होता है ना, जो हमारे पास एक्सप्लोजिव बारूद भरी होती है, जब ट्रिगर दबाते हैं तो उसमें एक्सप्लोजन होता है। उस एक्सप्लोजन की वजह से जो बुलेट है उस पर फोर्स लगता है, ठीक है। उस पर कुछ फोर्स लगता है और कुछ फोर्स गन पे, जब बुलेट फायर हो रही है तो एक्सप्लोजन की वजह से बुलेट पर फोर्स लगा और कुछ फोर्स गन पे लगता है, जिससे वो रिकॉइल होती है, पीछे आती है, ठीक है। इसी टॉपिक को हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ये मैंने आपके लिए गन बनाई है, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। तो अभी हम ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास गन है और गन का कुछ अपना मास है, ठीक है, और कैपिटल एम मान लिया हमने। और जब हम फायर करते हैं तो एक बुलेट इसके अंदर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बुलेट बना ली, ये बुलेट है, ये भी इसके अंदर अभी फायर नहीं हुई। फिर क्या होता है कि हमने इनिशियल कंडीशन बनाई है, ठीक है। अब हम इसकी एक और इसी का डायग्राम बना रहे हैं फाइनल कंडीशन के लिए, ठीक है। डायग्राम आप लोग थोड़ा समझ लेना, ये गन का डायग्राम है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, बुलेट को फायर किया है और ये जो देख रहे हैं ये नोज़ल, ठीक है। अभी पिछले बार में क्या था, ये रेस्ट पे, अभी हमने गन फायर नहीं किया हुआ है और अब हम क्या कर रहे हैं, गन को फायर करेंगे। इसलिए मैंने दो केसेस लिए हैं, एक इनिशियल पोजीशन है और एक फाइनल पोजीशन है, ठीक है। चलो सपोज़ ये गन है हमारे पास, ठीक है। अभी हमने बुलेट को फायर किया, बुलेट को मैं रेड से चलो दिखा देता हूँ, ये बुलेट है, ठीक है, ये बुलेट है। अब हमने बुलेट को फायर किया, बुलेट का मास है स्मॉल एम, ये बुलेट का मास है स्मॉल एम, ठीक है। गन का मास मैंने आपको पहले बताया मैं। अब होता क्या है, एक्सप्लोजन होता है, तो इस वजह से गन में जब ये वेलोसिटी मैंने मानी v, सपोज़ v वेलोसिटी से इधर जाता है, तो गन पे भी कुछ रिकॉइल आता है। रिकॉइल मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिसको हम रिकॉइल कहते हैं, रिकॉइल, ठीक है। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम ये बता सकते हैं कि कितनी वेलोसिटी रिकॉइल की होगी या बुलेट की क्या वेलोसिटी होगी, बाय इक्वेटिंग द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। जब अभी क्वेश्चन देखेंगे तब देखेंगे, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि जब भी हम लोग मोमेंटम कंजर्व करते हैं तो हमेशा
जो भी हम स्पीड लेते हैं, वेलोसिटीज़ लेते हैं, वो इनर्शियल फ्रेम के यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेते हैं। अब जैसे वेलोसिटी v फायर हुई है, ठीक है, तो आपको हमेशा क्या करना है, इसमें क्वेश्चन में कभी कभी क्या दिया रहेगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट ऐसे लिखा रहेगा v है, तो आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी है या मदल वेलोसिटी दी है। मदल वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, ठीक है। तो अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन दी है तो मैं कैसे निकालूंगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो इसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। ये जो मजल वेलोसिटी है इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू गन, विद रिस्पेक्ट टू गन। हमें निकालना क्या है, जब हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसको मैं सिर्फ वेलोसिटी ऑफ बुलेट लिख रहा हूँ इनर्शियल फ्रेम में, माइनस वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन। ये जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट या गन है ये इनिशियल फ्रेम यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। मुझे तो ये निकालनी है, अगर मुझे लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकालना है तो मैं वेलोसिटी ऑफ बुलेट कैसे निकालूंगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन प्लस वेलोसिटी ऑफ गन। ऐसे आप लोग देखेंगे कि हमेशा आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर आपको मजल वेलोसिटी दी है, ये यही आपकी मजल वेलोसिटी, अगर आपको मजल वेलोसिटी दी है तो आप सिंपली वेलोसिटी ऑफ गन का जो को इसमें वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन में यानी कि मजल वेलोसिटी में वेक्टोरियली ऐड करेंगे, वेक्टर्स के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। और हमारे पास अभी जब और आगे केसेस आएंगे तो हमारे पास एक मैन और प्लैंक का भी केस आता है, सेम चीज़ उसमें भी लगती है। आपको कभी भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है तो आपको वेलोसिटी, एक मैन एक प्लैंक पे चल रहा है, ठीक है, तो आपको वेलोसिटी ऑफ मैन चाहिए सपोज, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, तो आप क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, इन दोनों को क्या करेंगे, वेक्टोरियली ऐड कर देंगे। अगर आपको क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक दी है, आप सिंपली वेलोसिटी ऑफ प्लैंक को उसमें वेक्टोरियली ऐड करेंगे। एक और केस आता है जिसमें हम लोग वेज को एक ब्लॉक रहता है, वो वेज पे सरकता है, ठीक है, तो उसमें भी यही आएगा वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, ठीक है। उसको आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब मुझे वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक निकालनी है, एक ब्लॉक है वो वेज पे अगर स्लाइड हो रहा है, तो जब हम इस केस को देखेंगे तो भी हम वहाँ यही करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज, ठीक है। ये सारे केसेस हम लोग जब आएंगे आगे देखेंगे। यहाँ पे तो हम लोग इसी केस को जानेंगे, रिकॉइल ऑफ गन, मदर वेलोसिटी। अब एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि हमें कैसे कंजर्व कराना होता है, ठीक है। तो सपोज़ मैंने एक क्वेश्चन लिया, ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, अ गन ऑफ मास कैपिटल M fires a bullet of mass small m, ठीक है, with velocity v, वेलोसिटी कितनी दी हुई है, स्मॉल v दी हुई है, ठीक है। पता क्या करना है, फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी या रिकॉइल स्पीड जो भी है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। आप क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है आपको, ठीक है, हमने गन को बुलेट से फायर किया, बुलेट को गन से फायर किया, हमें इसमें रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन निकालना। अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम ये कैसे निकाल सकते हैं। इनिशियली कैपिटल M है, गन का मास है, स्मॉल m बुलेट का मास है, ठीक है। ये रेस्ट पे है सिचुएशन, जब हमने फायर नहीं किया, P इनिशियली 0, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, हमने बाहर से गन को नहीं पकड़ा है। आप समझ लीजिए किसी रिमोट से हमने इसको ट्रिगर यहाँ पर ट्रिगर किया है तो उसने फायर किया, क्योंकि अगर हम लोग बाहर से पकड़ा है तब तो एक्सटर्नल फोर्स लगाया हुआ है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इस सिस्टम को हमने माना हुआ है, इसलिए हम कह पा रहे हैं मोमेंटम क्या है, कंजर्व। अब हमने फायर किया, तो अब गन का मास कैपिटल M, बुलेट का मास स्मॉल m। अब इस बुलेट के निकाल जाने के बाद गन का मास कितना होगा, m माइनस m, वेलोसिटी v है। अब देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है,
क्या लिखा है, ऑफ बुलेट ऑफ मास स्मॉल m विद वेलोसिटी v, तो हम ये मान लेंगे कि ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मान के इसको काम करेंगे। रिकॉइल स्पीड हमने मान ली कुछ, अगर हमने इसको v माना, इसको हम v1 मान लेते हैं, v1 इस डायरेक्शन में। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है मुझे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखना है, ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ की इक्वेशन को लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल, जो फाइनल मोमेंटम है वो इनिशियल मोमेंटम होगा, इनिशियल तो दिख रहा है 0 है, मुझे P फाइनल लिखना है, ठीक है। P फाइनल लिखने के लिए क्या करना है, हर एक कॉम्पोनेंट को देखना है, सबका मास मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बुलेट का हमने मास देखा क्या है, स्मॉल m, मैं फाइनल मोमेंटम लिख रहा हूँ इस केस में, बुलेट का मास m, वेलोसिटी v, ठीक, प्लस इस गन का मास आफ्टर फायरिंग बुलेट m माइनस m, ठीक। अब मैंने इस डायरेक्शन में v माना है, ठीक है, तो मैं रिकॉइल को इधर माना मैंने, तो ये क्या हो जाएगा माइनस v1। इनिशियल कितना मोमेंटम है 0। तो ये इक्वेशन सबको समझ में आगे, लिखना कैसे, ध्यान से लिखना है, मास का मल्टीप्लाई करना है वेलोसिटी से, वेक्टर्स को याद रखना है, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, m स्मॉल v कैपिटल M माइनस v1, ये मल्टीप्लाई होगा, और माइनस m माइनस v1 प्लस हो जाएगा m v1 इक्वल टू 0, ठीक है, सही लिख रहा है। हमें क्या निकालना है, फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, यानी हमें v1 निकालना है। तो v1 निकालना है तो हम लोग v1 वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं और इसको यहाँ लिख लेंगे, तो एम वी इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा एम वी वन, ये कैपिटल, ये माइनस वाला है ना, तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस वाला प्रोडक्ट टर्म है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस एम वी वन कॉमन लेंगे तो ये एम माइनस एम लिख सकते हैं उसको, इक्वल टू स्मॉल एम इंटू वी, ठीक है। तो v1 को हमने लिख दिया m माइनस एम अपॉन सॉरी एम वी अपॉन एम माइनस एम, एम वी अपॉन एम माइनस एम, ठीक है। आंसर मैटर नहीं करता, आपने ये इक्वेशन कैसे लिखी है, ये अगर आप यहाँ तक करेक्ट है तो बाकी तो आप सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया केस, हमने यहाँ पे क्या माना है ना कि जो वेलोसिटी v है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। सपोज क्वेश्चन में हमको कह देता कि ये वेलोसिटी v नहीं है, ये आपकी क्या है, मजल वेलोसिटी, मजल वेलोसिटी v। अब हमें देखना है कि ये क्वेश्चन को कैसे चेंज करेगा, इस इक्वेशन को कैसे चेंज करेगा। पहले इधर आते हैं, हमारे पास अब हमने क्या बोला, मजल वेलोसिटी v। हमने आपको बताया था कि कभी भी आपको मजल वेलोसिटी दी हो तो आप सिंपली क्या कीजिए, मजल वेलोसिटी में गन के वेलोसिटी ऑफ गन जो है उसे वेक्टोरियली ऐड कर लीजिए। नहीं आपको है तो आप सिंपल इक्वेशन जो आपने रिलेटिव मोशन में पढ़ी है कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। मुझे वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकालनी है, बुलेट, क्योंकि यही मुझे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब लगाना, मुझे यही वेलोसिटी लिखनी है। इस टर्म को इधर भेज दें जो कि हमने पहले देखा, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन प्लस वेलोसिटी ऑफ गन, यही स्पीड क्या है मेरी, मजल वेलोसिटी है, ठीक है। ये क्वेश्चन में कितनी दिया हमें, v दिया है ना, विद मजल वेलोसिटी v है, मतलब v वेक्टर है, v है, तो मैंने लिखा v किस डायरेक्शन में, इधर, तो मैंने लिख दिया वी आई कैप, वी आई कैप। रिकॉइल गन किधर है, इधर, तो वी वन आई कैप, यानी कि मैं वेलोसिटी ऑफ बुलेट को क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो मुझे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को लगाते वक्त चाहिए, v माइनस वी वन, आई कैप डायरेक्शन में इधर है, तो आई कैप डायरेक्शन मैंने लिखा है, ठीक है। अब हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बुलेट आ गई, बस इक्वेशन में कहाँ पे चेंज आएगा, इक्वेशन में चेंज कैसे आएगा देखना आप लोग, उस बार आंसर डिफरेंट आएगा। फाइनल मोमेंटम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सॉरी मास क्या है, बुलेट का मास क्या है, स्मॉल है। अब जो बुलेट की वेलोसिटी है वो है v माइनस वी वन, पहले थी v जब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, अभी रिकॉइल v
जब हमें मजल वेलोसिटी दी हुई है क्वेश्चन में, क्योंकि तो हमने इसको कैसे निकाला, जो हमें वेलोसिटी दी है मजल वेलोसिटी, इस बार ये मजल वेलोसिटी है, इसमें वेक्टोरियली ऐड किया v1 को, यानी कि माइनस v1 है, इसलिए v माइनस वी वन हो गया। तो v माइनस v1 प्लस गन का मास m माइनस m, रिकॉइल स्पीड माइनस v1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, एम वी माइनस एम वी वन, स्मॉल थे ये, कैपिटल एम वी वन माइनस स्मॉल एम वी वन इक्वल टू 0। ठीक है, कोई टर्म कट रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, देखिए माइनस एम और ये माइनस, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो आपका ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एम वी इज इक्वल टू, और ये माइनस आएगा, सॉरी, है ना, एम माइनस वी वन है, ये माइनस का साइन लगा यहाँ पे। ठीक है, तो एम वी वन इज इक्वल टू एम वी इज इक्वल टू एम वी वन। एम कैपिटल एम क्या है? कैपिटल एम इसका गन का मास है, स्मॉल एम बुलेट का मास है, वी क्या है? मजल वेलोसिटी है, और वी वन क्या है? रिकॉइल वेलोसिटी। मुझे तो क्या निकालनी थी? रिकॉइल वेलोसिटी, वी वन निकालना था, तो वी वन क्या आ जाएगा? एम वी अपॉन एम, यानी कि ये कुछ लोग इसको याद रखने की कोशिश करते हैं, बट आपको याद नहीं रखना है। अगर आपने ये जो चीज़ है ना, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये सही से लिख लिया आपने, ठीक है, कि आपको कुछ नहीं करना। अगर मजल वेलोसिटी दी होगी तो सिंपली इस मजल वेलोसिटी को इस रिकॉइल वेलोसिटी में वेक्टोरियली साइन के साथ ऐड करना, ठीक है। तो आप आराम से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वेशन लिखना आसान निकाल सकते हो। इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आप टैंक वाला क्वेश्चन देखेंगे, जब एक टैंक चल रहा है, कुछ स्पीड v से, फाइनल स्पीड v से चल रहा है, फिर वो एक कैनन फायर करता है जो उसमें सामने तोप लगी होती है, तो कैसा हमारा चीज़ें बनती हैं, तो कैसी चीज़ें बनती हैं ये हम देखेंगे उसमें। इसके अलावा और भी मैन और प्लैंक वाले क्वेश्चन बनते हैं, वेज और ब्लॉक के क्वेश्चन बनते हैं। बट इस वीडियो में मुझे क्योंकि छोटा सा एक इलस्ट्रेशन देना था, आपको एक आइडिया देना था लीनियर मोमेंटम का, तो मैंने ये गन वाला एग्जाम्पल लिया। आई होप वॉइस की दिक्कत ना हुई हो, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी क्वेश्चन लेंगे और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ इस टॉपिक को, क्योंकि हम ज़्यादा एग्जाम्पल्स करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। अभी आई होप आपको ये समझ में आया होगा मजल वेलोसिटी क्या है। क्वेश्चन में आपको याद रखना, ध्यान रखना है कि मुझे वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी है कि मजल वेलोसिटी दी है, उस हिसाब से आप आराम से काम को कर सकते हैं। ध्यान रखना, यहाँ मिस्टेक होने की चांसेस होते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे बस, कि हमें कभी भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना है तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट हो, चाहे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक हो, चाहे वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज हो, हमेशा ग्राउंड के ही रिस्पेक्ट में लेनी है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।